हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जो चैप्टर है, जिसमें हमने पिछली क्लास में फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड सीखा, आज उसी में कुछ और नया सीखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में रियल में वैसे 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो फीफो लीफो वेटेड जो आपने एक टॉपिक किया वो मैथड्स है, दूसरा है जब ट्रेडिंग अकाउंट बना के करना है, यानी आज जो हम कर रहे हैं, और तीसरा वो है जो इन दोनों के बीच में था, जो मैंने कटवा दिया, जो पेपरों में नहीं आता। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो वो मैंने बीच में कटवा दिया। आज हम सीधा एग्जांपल नंबर 9 पे आए हैं। 2 के बाद सीधा 9 कर रहे हैं। बीच में 3 4 5 6 3 और 4 तो काम के ही नहीं थे, जो भी थे 5 6 7 8 जो थे वो उस टॉपिक पे थे जो मैथमेटिकल है, बिल्कुल छुड़वा दिया मैंने। 9th से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 9th वाले में क्या होगा, इन सवालों में आपको है ना, आपको याद है 11th क्लास में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ओपनिंग स्टॉक किस तरफ आता था, इस तरफ को, और क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ आता था, इस तरफ को आता था, है ना। तो देखो, अब सवाल शुरू कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 9 जरा देखते हैं क्या है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, चलिए आओ बेटा, सवाल में क्या लिखा है। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की, यानी कि ट्रेडिंग के इधर आता है ओपनिंग स्टॉक, इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने का एक तरीका है कि अगर इधर वाली वैल्यू बैलेंसिंग फिगर आ जाए तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाए, है ना। तो ये तरीका क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का होता है। आप सवाल पढ़ो, सवाल में क्या लिखा है। डिलाइट स्टोर सप्लाइज यू द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन दिस। आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है एज ऑन 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग निकालनी है, क्लोजिंग वाली निकालनी है। और क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है। अब देखो, ये सारे आइटम दे रखे हैं, इसका मतलब कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग परचेज वगैरह दे रखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है ना, इस ट्रेडिंग अकाउंट को अपन लोग बोलते क्या है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेमोरेंडम। मेमोरी बेस बनाया जा रहा है ये, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे। बनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बचपन में बनाया करते थे। ठीक है, 11th क्लास में बिल्कुल वैसे का वैसे ही बनाना है। आओ शुरू करते हैं। देखो बेटा, क्या आप लोगों को याद है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? अगर नहीं भी याद है कि सर 11th में तो क्या पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं पता, फर्स्ट ईयर का ही नहीं पता है, तो 11th का कैसे याद होगा। तो मैं आप लोगों को हल्की सी झलक दिखा देता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट साइड को सबसे पहला आइटम आता है, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आइटम आता है उसको बोलते हैं बेटा परचेज, और परचेज में से क्या माइनस होता है, परचेज रिटर्न। बेटा, यहां जो पहला वर्ड आता है उसको बोलते हैं बाय सेल्स, और सेल्स में से क्या माइनस होता है, सेल्स रिटर्न। और फिर बाद में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ऑब्वियसली ये क्लोजिंग स्टॉक पहले तो हमेशा गिवन होता था, लेकिन इस बार ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्योंकि यही तो पता लगाना है, क्लोजिंग स्टॉक ही तो पता लगाना है। ठीक है, उसके अलावा बेटा यहां पे कुछ आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि वेजेस वगैरह, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अंदर आते थे। और उसके बाद यहां पे निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग। और यहां पे पहले बैलेंसिंग फिगर होता था, इस बार ये गिवन होना चाहिए, क्योंकि ये गिवन होगा तभी एक ही चीज बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है ना अकाउंट से, 2 चीजें तो नहीं। ये दे दोगे, पहले क्या होता था, ये सब गिवन होता था, ये डिफरेंस आ जाता था। अब ये गिवन देना पड़ेगा, तभी तो हम ये वाली चीज बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट के सवाल में हमें गिवन होगा। क्लियर है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता था। बोलो याद आ गया सर, आ गया। चलो ठीक है, आओ बेटा वैल्यूज डालनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कॉस्ट पे 3 लाख। एक बात याद रखना कि ये सारी वैल्यूज सही वैल्यूज होनी चाहिए। अगर आपने पहले कोई गड़बड़ कर रखी हो तो उस गड़बड़ को सुधार देंगे, यानी जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो अगर हमने पास्ट में कोई गड़बड़ करी होगी इन वैल्यूज में तो उसे सुधार के लिखना है। यहां पे सही वैल्यूज आनी चाहिए। चलो ठीक है, इस सवाल में ऐसा नहीं है, आने वाले सवाल में ऐसा आएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख रुपए, परचेज दे रखिए 15,01,000 की। परचेज है कितने की, 15,01,000, और रिटर्न कितना है, 1,000। माइनस कर दो, कितना आ गया, 15 लाख। बोलो कोई डाउट है क्या, नहीं। नेक्स्ट, सेल्स दे रखी है 20,05,000 की, जानबूझ के ऐसी वैल्यू दे रखी है ताकि बाहर सही आ जाए। और सेल्स रिटर्न कितना है, 5,000। बाहर कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपए। बोलो सर समझ में आ रहा है, आ रहा है पक्का। उसके बाद एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स फॉर पास्ट ईयर्स। पिछले सालों में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% रहता है ऑन नेट सेल्स। अंडरलाइन कर लो ऑन नेट सेल्स को।
बेटा लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना, गवर्नमेंट एग्जाम्स को छोड़ के बाकी जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ते हो, अकाउंट्स के अंदर क्या बात याद रखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज होती है वो हमेशा सेल पे होती है। जब कुछ ना बोला हो तो वो हमेशा किस पे होती है? सेल पे। अकाउंट्स में अपन कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे कोई कभी भी किसी भी क्लास में। अब वैसे उन्होंने बोला इस सवाल में कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ऑन सेल, यानी कि बेटा सेल हमारी कितनी है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 20 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 5 नहीं, कितना था? 25%। तो 25 दूनी 50, 5 लाख रुपए। हाँ या ना? ये बात समझ में आई जो मैंने यहां करी? उन्होंने बोला सेल का 25%, मैंने कहा सेल ये थी, 25% ये था। और कोई आइटम था क्या सवाल में? नहीं। तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस कोई दे नहीं रखा सर। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है फैक्ट्री के खर्चे, जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवार्ड वगैरह वगैरह। तो सर अब बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, वो हमारा आंसर हो गया। तो पेपर में ये तो 20 मार्क्स में नहीं आने वाला ना। 15 5 20 और 3 23 लाख। उसके बाद यहां पे भी लिख देंगे कितना? 23 लाख। 23 में से 20 गए तो कितना? ये हमारा आंसर आ गया है, चेक कर लो। आई बात समझ में? तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 9। आई होप आप लोगों को आ गया होगा। तो 20 मार्क्स इससे नहीं आएंगे। चलो ये बेसिक वार्म अप था आप लोगों के लिए। 10th से शुरू करते हैं। और मजे की बात, सीधा 10th ही हैवी आ गया क्या? नहीं, अभी तो इजी है, आगे आएगा हैवी तो। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आप लोगों को खास बात बता दूं, या क्लास के लास्ट में बताऊं, अभी बता देता हूं। आप ये चैप्टर कर रहे हो, ये जो सवाल मैं दिखा रहा हूं, सेम जब मैं चैप्टर लेके चलूंगा इंश्योरेंस क्लेम का, इंश्योरेंस क्लेम में भी सेम यही सवाल दिखेंगे, वैल्यू भी यही की यही मिलेगी। यानी कि 2 चैप्टर आप एक साथ पढ़ रहे हो, ये मान के चलो। सेम टू सेम सवाल आप लोगों को वहां भी मिलेगा, वैल्यू भी सेम मिलेगी। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि एक बच्चे को एक चैप्टर में सवाल समझ में नहीं आया तो दूसरे चैप्टर में भी वही सवाल डाल दो, तो कहीं तो समझ में आ ही जाएगा बच्चे को। चलो, अ फायर ओकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ बी लिमिटेड ऑन 30 जून। ईयर कौन सा है? 30 जून, 30 सितंबर है। नई वाली बुक, लेटेस्ट बुक बेटा 30 सितंबर 2020। तो बताना है ना, यही तो मैं पूछ रहा हूं। यहाँ में हाँ कथा थोड़ी सुन रहे हो यहाँ पे। चलो अब सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। अ फायर ओकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, डेट कौन सी बोली? 30 सितंबर 2020। बेटा एक बात सुनेंगे इस सवाल के अंदर, जरा मैं आपको एक लाइन डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, इस बात को सुनेंगे जरा। 30 सितंबर 2020, यहां पे है ना मैं 2 साल बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये 2 साल का सवाल है। कैसे पता है सर? आगे जो आपको वैल्यूज दिख रही है ना, वो देखो 1 जनवरी 1 अप्रैल वगैरह दिख रही होगी। मुझे एक लेटेस्ट वाली बुक दे दो, तुम्हारी वाली पुरानी 10th ना। हाँ 1 अप्रैल है ना, बिल्कुल। तो आपको वहां पे एक तो ईयर दिख रहा होगा 19-20 और एक दिख रहा होगा 20-21 लेटेस्ट वाली बुक में, है ना, जो नीचे आइटम्स दे रखे हैं बहुत सारे। क्या? हाँ, और एक 20-21 जिस साल आग लगी। डेट बोलो, कौन सी डेट को आग लगी थी आपके में? 30 सितंबर 2020 को। हाँ या ना? बेटा मैं आपको बता दूं, जिनके पास ज्यादा पुरानी बुक है उसमें जनवरी से दिसंबर का साल था, जो नए वाली बुक्स छपी हुई है उसमें अप्रैल से मार्च का साल है। तो आप ये वाली वैल्यू समझे जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। बाकी पेपर में जो भी वैल्यूज आएंगी आप डेट तो डेट के हिसाब से लिख देना, वैल्यू तो सारी सेम है। यानी इन्होंने क्या किया, पुरानी बुक छापते समय जनवरी से दिसंबर का सवाल दिया, नई बुक छापते समय क्या किया, उसको अप्रैल से मार्च का बना दिया। ठीक है, और जो लेटेस्ट बुक है उसमें 30 सितंबर 20 को आग लगी है, जो उससे पहले की उसमें 30 सितंबर 19 को आग लगी है। आपके में जुलाई को लगी होगी, बात वहीं की वहीं पहुंचेगी। ठीक है, आओ 6 महीने बाद, क्योंकि जब 1 जुलाई बोलते हो आप तो जनवरी से जुलाई में 6 महीने बाद यही डेट होती है। और जब अप्रैल बोलते हो 1 अप्रैल 20, 30 सितंबर 20, ये 6 महीने बाद की तो डेट है। सारा वही है, बट डेट चेंज कर दी है इन लोगों ने, तो नई पुरानी बुक से परेशान ना हो। बताओ ये बात समझ में आई? 30 सितंबर 20 को आग लगी, यहां पे आग लगी है, फायर लग गई यहां पे, है ना, लाल लाल आग निकल गई 30 सितंबर 20 को। अब हुआ क्या बेटा, ये साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 20 को हुआ होगा ना। 30 सितंबर 20 से पहले कब शुरू होता है साल? 1 अप्रैल 20 को। आगे वो क्या कह रहे हैं, कह रहे ऑल द स्टॉक्स वर डिस्ट्रॉयड। कह रहा है इस दिन है ना सारा माल जल गया, जो भी माल था सारा जल गया। ऑल द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, ये नीचे वाला है ना, बस सारा माल बच गया। जो बच गया, एक्सेप्ट का मतलब कि ये नहीं बचा, यानी ये बच गया। कितने रुपए का माल बच गया बेटा? 10,000 रुपए का माल बच गया, है ना, एक्सेप्ट 10,000, 10,000 रुपए का माल बच गया इस दिन। और क्या हुआ?
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक बर्न्ड ऑन फायर 30 सितंबर, यानी वो पूछ रहे कि इस दिन जो माल जल गया उसकी वैल्यू बताओ। 30 सितंबर को जो माल जल गया उसकी वैल्यू बताओ। वहां डेट अलग होगी, मुद्दा यही है कि इस दिन जिस दिन आग लगी उस दिन जो माल जला उसकी वैल्यू बतानी है आपको, यही मुद्दा है। चलो ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, कह रहे पहले उसने ओपनिंग स्टॉक दिया 1 अप्रैल 19 का। सुनना बेटा, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 20 का नहीं दिया, इससे भी पहले वाले साल का, यानी कि 1 अप्रैल 19 का दिया ओपनिंग स्टॉक। बताओ कितना था? 90,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक दे दिया। क्लियर है बेटा? 1 अप्रैल 19 को जो स्टॉक होगा उसे ओपनिंग स्टॉक ही तो बोलेंगे, लेकिन वो इस साल का ओपनिंग है या पिछले साल का? 1 अप्रैल 20 से भी पहले वाले साल का ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद क्या है, परचेज लेस रिटर्न का मतलब नेट परचेज माइनस करके दे रखी है 10 लाख रुपए। कौन से साल की? 19-20 की। यानी इस साल की जो परचेज है, ये जो पिछला साल था 19-20, इस साल की जो परचेज है 10 लाख रुपए की है। और पिछले पूरे साल की जो सेल्स है वो 15 लाख है। पिछले पूरे साल की जो सेल्स है वो कितनी है? यानी यहां पे आग लगी है, इस साल के बारे में नहीं बता रहा कुछ भी, इससे पहले वाले साल के बारे में बता रहा है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला आइटम कौन सा था? हाँ, यहां पे स्टॉक ऑन 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 180। अब उसने यहां का बताया, देखो कौन सी डेट का बताया बेटा। अगर आप 31 मार्च का हो या 1 अप्रैल को हो, बात एक ही होती है। यहां पे जो स्टॉक था उसकी वैल्यू कितनी है? 1,80,000। समझ में आ रहा है? 31 मार्च 20 को ये वाला साल खत्म होगा, अगले दिन 1 अप्रैल 20 होगी, यानी इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक होता है। हाँ या ना? ठीक है, आगे सुनो। परचेज लेस रिटर्न फॉर द ईयर एंड, सॉरी कहां गया? हाँ, परचेज लेस रिटर्न 30 सितंबर तक का, यानी कि इस साल जितने दिन काम चला अभी तक, यहां से यहां तक की जो परचेज है। आ रही है बात समझ में? पूरे साल की नहीं, कहां से कहां तक की? 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन आग लगी उस दिन तक की, आग लगने वाली तारीख होगी, 7 लाख रुपए की परचेज है। हाँ या ना? ठीक है। और इन दिनों की जो सेल है वो 10 लाख है। कह रहे सर यहां से यहां तक की जो सेल है ना वो कितने रुपए की है? 10 लाख। पूरे साल की नहीं, क्योंकि आग लगी है उसी दिन तक का बताएगा वो। और क्या है? इट वॉज द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू वैल्यू द कॉस्ट, अंडरलाइन कर दो, कॉस्ट लेस 10% को। कंपनी की आदत है कि वो कंपनी अपनी कॉस्ट में से 10% कम करके दिखाती है वैल्यू को। हाँ या ना? ये कंपनी की आदत है, प्रैक्टिस है कि वो अपनी कॉस्ट कैसे दिखाती है? 10% कम करके। पहली बात तो अब जो भी बुक आप देख रहे हो उस बुक को बिल्कुल इग्नोर करो। उस बुक में क्या डेट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। सवाल मान लो आपके सामने ये है कि 30 सितंबर 20 को आग लगी, ये साल कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 20 को। लेकिन आपको जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा था वो कब का दे रखा था? 1 अप्रैल 19 का दे रखा था। 1 अप्रैल 19 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, 19-20 की परचेज दे रखी है, 19-20 की सेल दे रखी है, और कहा है कि 19-20 वाला साल जब खत्म होता है 31 मार्च 20 को, उस दिन माल पड़ा है 1,80,000 का। और जब ये नया शुरू हुआ साल, इस साल शुरू होने से आग लगने वाली तारीख तक जो परचेज है वो 7 लाख की और सेल है वो 10 लाख की है। यानी 1 साल का डाटा गिवन है, 2 साल का सर लगभग 1.5 साल का गिवन है। कहने का मतलब एक पिछला साल और एक ये साल। सर हमें तो जिस साल आग लगी उस दिन का बताना है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें तो ये वाला बनाना चाहिए। लेकिन इस सवाल में एक चीज मिसिंग हो गई, क्या? ग्रॉस प्रॉफिट का रेट। हम ये देखो परचेज दे रखा है, हमें सेल पता है, हमें ओपनिंग स्टॉक भी पता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पता होगा तभी तो ये निकलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, वरना यानी कि केवल इतने से भी सवाल हो सकता था। परचेज पता है, सेल पता है, ओपनिंग स्टॉक भी पता है, केवल क्या नहीं पता? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, इसीलिए वो हमें पिछले साल की वैल्यूज दे रहा है। वो कह रहा है पहले पिछले साल का एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, उसमें देखो कि ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, जो परसेंटेज आ रही हो वो आप इस साल लगा लेना। यानी सवाल की स्टेप बढ़ा दिया। तो देखो बेटा, पिछले साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोलते, वो रियल ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है बेटा? वो कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट होता है? रियल। यहां अगर मैं बोलूं ये कौन से साल का बना रहा हूं, तो बेटा मैं 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 वाला बना रहा हूं। ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है सर, कुछ भी नहीं करना है यहां पे, आपको पिछले साल का तो सब कुछ पता है आपको। लेकिन एक बात और खास, क्या? सर इस बंदे की आदत है, ये हर चीज है ना 10% कम करके बताता है। यानी अगर ये आपको बता रहा है ना 90,000 का माल है, तो इसका मतलब माल ज्यादा का होगा। कईयों की आदत होती है ना, पेपर में बोलते हैं, पेपर करके आने के बाद, अरे यार मैं तो 90 मार्क्स का ही करके आया हूं, या 100 नंबर का करके आया हूं, बोलेगा क्या 90 करके आया हूं। 10% कम ही बताता है हमेशा,
होता है ना कि यार नहीं मेरा तो पेपर ऐसा ही हुआ है, 10% कम ही बताते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चले। तो इस बंदे की भी क्या आदत है, कहता है स्टॉक की वैल्यू में हमेशा 10% कम करके बताता हूं। और हम क्या चाहते हैं कि कभी भी कोई गलती अगर आपने कर रखी है तो उसको सुधार के करो। यानी कि अगर आप 10% कम बताते हो तो हम वो वैल्यू नहीं लिखेंगे जो कम आप बता रहे हो, हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो सही वैल्यू है। स्टॉक की सही वैल्यू लिखनी है, उसने हमें बताई 90,000 और हमें इस बंदे की आदत बताई हमेशा क्या करता है, 10% कम करके बताता है। तो यानी कि हमें वैल्यू 100, अगर मान लो कोई चीज 100 है तो 100 में से 10 कम करो तो कितनी बताता होगा, 90। हाँ या ना। तो मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं क्लास में, जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। यानी ये जो वैल्यू दे रखी है ये वो कितने परसेंट बताता है, हमेशा 90%, 10% थोड़ी, 90% बताता है ना। जितना भी वो पेपर करके आएगा उसका कितना बताएगा हमें, 90। तो 90 से डिवाइड करो और हमें उसका 100% पता लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। यानी कॉस्ट माइनस 10% अगर दे रखा है तो क्या करोगे, नीचे माइनस करोगे। ऐसा मत कर देना, कई बच्चे क्या करते हैं, सर 90,000 का 10% निकालो, कितना हुआ 9,000, वो जोड़ दो, वो गलत होगा। 9,000 जोड़ोगे तो 99,000 आएगा, जबकि यहां कितना आएगा, 1,00,000, है ना। तो कभी भी ये मत करना सर 10% इसका, अरे भाई ये तो कम करने के बाद बताई हुई वैल्यू है, ये वो वैल्यू थोड़ी है जो रियल थी, ये वो वैल्यू है जो कम करने के बाद बताई थी उसने। तो अगर आपको सही वैल्यू पता लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, 100/90 करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना 90,000 का 10% निकाला सर 9,000 और वो जोड़ दिया, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या किया, ठीक है। जो बंदे की गलत आदत है उसको सुधारने के लिए, सही पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 100/90। अच्छा यहां 20% होता तो क्या करते, 100/80 कर देते हैं। चलो परचेज, बेटा वो स्टॉक की वैल्यू गलत बताता है, परचेज सेल की नहीं बताता है ना। उसकी आदत क्या थी कि वो जो स्टॉक की वैल्यू है वो गलत बताता है, तो कहीं परचेज में मत लगा देना ये सब, ठीक है। कि सर मैं सब जगह ही कर दूं क्या, उसकी हमेशा की आदत है ऐसे बोलने की, नहीं। परचेज में भी नहीं, सेल में भी नहीं, दोनों नॉर्मल लिख दो, 15 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, सर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, दिख रहा है 31 मार्च 20 को 1,80,000 रुपए का। तो बेटा 1,80,000 तो उसने हमें बताए हैं, हमें तो पता है कि ये जो बता रहा है वो पक्का गड़बड़ है। 90 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। अब पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा। देखो नॉर्मल वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है वो बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये 17 लाख रुपए, यहां पे भी लिखेंगे 17 लाख रुपए, 11 माइनस किए तो कितने आ जाएंगे, 6 लाख रुपए। हाँ या ना। लेकिन ये आंसर थोड़ी है, ये तो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट पता चला है। पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल क्यों रहे हैं ये बात पता है आपको, ताकि हमें जीपी रेशो पता चल जाए। जीपी रेशो पिछले सवाल में गिवन था 25%, इस सवाल में जीपी रेशो गिवन नहीं है, तो वो निकालने के लिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाया। अब अगला काम क्या होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद अगला काम होता है जीपी रेशो पता लगाना। क्या करना, जीपी रेशो। जीपी रेशो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट, 6 लाख, नेट सेल्स कितनी थी 15 लाख, इंटू 100 यानी कि 40%। हाँ या ना। यानी पिछले सवाल में ये 25% देके हमारी समस्या खत्म कर दी थी। इस सवाल में क्योंकि जीपी रेशो नहीं दिया तो हमें पहले पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ा। पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट जब पता चला तो हमने जीपी रेशो पता लगाया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स कितना आया, वो 40% आया। बताओ समझ में आया नहीं, पक्की बात, श्योर। चलो अब जो अकाउंट बनाना है उस अकाउंट का नाम क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, है ना बेटा। चलो तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बस नाम में आगे मेमोरेंडम लिखा है, ठीक है। तो यहां पे लगा देते हैं। अब एक बात बताओ, पहला ये कब से कब तक का बन रहा है, चलो मुझे बताओ। 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 का बन रहा है ना। चलो ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, बेटा कल रात को जो क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च को, वही तो आज सुबह शटर खोलूंगा तो ओपनिंग स्टॉक मिलेगा। कल रात को क्लोजिंग स्टॉक 180 का था या 2 लाख का था, 2 लाख का था ना क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, बताओ, कोई डाउट है तो नहीं। चलो टू परचेजेस या नेट परचेज लिख सकते हो क्योंकि रिटर्न माइनस करके ऑलरेडी दे रखी है 7 लाख की, बाय नेट सेल्स कितने की, 10 लाख की, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख लूं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, सर जो सेल होती है ना आपकी सेल, उसका कितना परसेंट, 40%, यानी कि 4 लाख रुपए। हाँ या ना। 2 7 9 4 13, यहां भी लिखा 13 लाख,
तो ये 3 लाख रुपए हमारा क्या निकल के आया बाय क्लोजिंग स्टॉक। किस दिन का सर? 30 सितंबर 19 का। क्या हमारा आंसर पूरा हो गया? जी नहीं। पता है सवाल में क्या पूछा था? ये नहीं पूछा कितने का माल था, ये पूछा है कितने का जल गया, कितने का जल गया। तो इसके आगे भी लिखना पड़ेगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, यानी कि जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में माल कितने का था? 3 लाख का, माइनस स्टॉक सेव्ड, आपने बचा लिया कितने का? 10,000 का। इसका मतलब जो जल गया स्टॉक लॉस्ट बाय फायर कितना का? 2,90,000। आंसर मैच कर देगा। आ रहा है समझ? क्लियर है टॉपिक? ठीक है, अभी लेवल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे करके सवालों का। ठीक है, बताओ समझ में आया? पिछले साल का जीपी रेशो नहीं दे रखा तो क्या करेंगे? पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, जीपी रेशो निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी फोटो ले सकते हैं। तो अब हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 11, जिसमें दे रखा है 15 जून 2020 दे रखा होगा ना बेटा न्यू लेटेस्ट बुक में, 15 जून 2020। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन पक्का कितने साल की? 2 साल की, और यहां बीच में कहीं पे भी बना देंगे 15 जून 2020 जिस दिन आग लगी। ठीक है, यह आग लग गई। चलो, द प्रीमिसेस ऑफ डी राम वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो बेटा आग लग गई, बट सफिशिएंट क्या? बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वर सेव्ड फ्रॉम विच द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर असर्टेन्ड। कुछ रिकॉर्ड्स बच गए जिससे आप लोगों को बातें बताई जा रही है। अब सुनना, स्टॉक एट कोस्ट, कोस्ट का मतलब सही वैल्यू बता रहे हैं, गड़बड़ नहीं है, ये वो 90% वाला बंदा नहीं है। स्टॉक एट कोस्ट ऑन 1 जनवरी 19, क्या दे रखी है? 1 जनवरी 19। बेटा ये वाला साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 20 को है, 20 को। ये जनवरी से दिसंबर वाला साल है सबकी बुक में। अच्छा सॉरी, तो ये 1 जनवरी 20 को शुरू हुआ होगा, है ना। 1 जनवरी 19 का स्टॉक दे रखा है, यानी कि इससे भी पहले का स्टॉक दे रखा है, हाँ या ना? 1 साल पहले का स्टॉक बता रखा है, बताओ कितने का है? 73,500। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 79,600। बेटा 1 जनवरी 20 से पहले 31 दिसंबर 19 आई होगी, उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 79,600। सेम डेट का हुआ ये भी। चलो ठीक है, परचेज लेस रिटर्न 3,98,000, यानी पिछले साल की जो परचेज है वो कितनी है? 3,98,000। और सेल जो है पिछले साल की वो 4,87,000 है। सेल कितनी है? 4,87,000। और क्या दे रखा हुआ है? कह रहे इस साल की जो परचेज है 15 जून तक की, यानी कि आग लगने तक की 1,62,000। जो यहां की परचेज है वो कितनी है? 1,62,000। और यहां की जो सेल है वो कितनी है? 2,31,200। बताओ समझ में आया नहीं आया? आया? हाँ, ये वो सवाल आ गया डिफिकल्ट वाला। ये मान लो ये 20 मार्क्स का सवाल है और इससे अगला भी 20 मार्क्स का है। पेपर में अगर ये टॉपिक आता है जो मैंने आपको सिखाया, तो या तो ये वाला सवाल आता है श्योरली, या अगले वाला ही आता है। अगले वाले के चांसेस कम होते हैं। ये मान लो ये का ये सवाल उठ के आएगा, वैल्यू भी ये की यही आएगी, 2,31,200। और मैं आपको दिखाऊंगा इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में भी यही सवाल, यही वैल्यूज, डिट्टो, सब कुछ वही है ना। तो ये 20 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, मुझे और थोड़ा खुला खुला बढ़िया से लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, जैसा लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है? अभी सवाल मेन शुरू ऑरेंज वाला है। चलो आओ पढ़ते हैं। कह रहे इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर अ बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 19, यानी कि वो कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? इस वाले को आप पहचान पा रहे हो? आपकी बुक में जो भी डेट है, आप एक बार वो डेट पढ़ो, वो डेट आपकी यही वाली डेट होनी चाहिए जिस डेट को स्टॉक 79,600 था। बस आप ये समझ जाओ। ऑन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 19, यानी इस स्टॉक के बारे में कुछ बताना चाह रहा है वो आप लोगों को। ठीक है, क्या बताना चाह रहा है सुनना। ठीक है, कह रहे 2300 हैड बीन रिटन ऑफ फॉर सर्टेन स्टॉक विच वाज ऑफ पुअर सेलिंग लाइन। इस लाइन की हिंदी समझे, आराम से समझना, क्योंकि अगर मीनिंग समझ में आ गया तो सवाल समझ में आ जाएगा, वरना तो सवाल ओवरफ्लो रहेगा। इन्होंने कहा कि इस दिन हमने 2300 रुपए राइट ऑफ कर रखे थे। राइट ऑफ का मतलब बढ़ा रखे थे या कम कर रखे थे? कम कर रखे थे। किस वजह से कम किए थे? कह रहे सर एक ऐसा सामान था जो जल्दी से बिकता नहीं है, बहुत पुअर प्रोडक्ट था, पुअर सेलिंग लाइन का प्रोडक्ट था। पुअर सेलिंग लाइन समझ गए? ऐसा सामान जो जल्दी से बिक नहीं पाता, तो उसकी वैल्यू रख के फायदा क्या, वो तो पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा हमारे पास। तो इन्होंने क्या किया था? 2300 रुपए माइनस किए हुए थे, हाँ या ना। राइट ऑफ का मीनिंग क्या है? माइनस। अगर इन्होंने माइनस किए हुए हैं तो हमें सही वैल्यू पता लगाने के लिए 2300 क्या करने पड़ेंगे?
जोड़ने पड़ेंगे, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये जो इन्होंने राइट ऑफ कर रखे थे जोड़ने पड़ेंगे, तो 6 और 3 9, 2 और 9 11, 1 और 7 8, यानी उसकी जो रियल वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ये बात सबको समझ में आ रही है? 81,900 रुपए उसकी रियल वैल्यू रही होगी उस दिन, क्योंकि 2300 रुपए इन्होंने माइनस कर रखे थे। तो इन्होंने माइनस कर रखे थे, तो मुझे सही वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में गई? चलो फुल स्टॉप के आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, अच्छा ये जो माल था कोमा लगा के लिखा है हैविंग कॉस्ट ऑफ 6,900, यानी 2300 रुपए कम किए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो माल भी 2300 रुपए का था, माल 6,900 रुपए का था। 6,900 की वैल्यू कम करके दिखाई हुई थी कि इतने में बिक नहीं पाएगा क्योंकि जल्दी से बिकता नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जरा समझना, कि इस माल के अगर मैं दो तरह के टुकड़े कर दूं कि इसमें से पुअर माल कितना है और नॉर्मल माल कितना है, तो उन्होंने बोला पुअर माल कितने का था? ये पुअर माल की कॉस्ट थी, हाँ या ना। यानी जो नॉर्मल माल होगा वो कितने का होगा? 81,900 माइनस 6,900, यानी कि 75,000 रुपए का होगा, हाँ या ना। मेरे पास दो तरह के माल पड़े हैं, यानी कि इस दिन गोडाउन में, आप सिचुएशन को समझना। वो कह रहा है कि हमने जब स्टॉक दिखाया तो 2300 रुपए कम करके दिखाया, तो पहले हमने कहा तूने कम किया तो पहला तो मेरा काम है कि मैं बढ़ा दूं, यानी अगर मेरे को अपने सही माल की कीमत पता लगानी है तो सर वो होगी 81,900। फिर उसने बोला हैविंग कॉस्ट ऑफ 6,900, यानी ये जो पुअर माल था इसकी जो रियल कॉस्ट है वो कितनी है? 6,900। यानी सर उस दिन मेरे गोडाउन में दो तरह का माल पड़ा है, एक वो जो गंदा खराब वाला माल, एक वो जो अच्छा नॉर्मल प्रोडक्ट है। तो जो गंदे वाला माल है उसकी कॉस्ट कितनी है? पुअर वाले की कॉस्ट 6,900। तो इसका मतलब जो नॉर्मल माल है उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 75,000, क्योंकि टोटल तो 81,900 का माल है। आ रही है बात समझ में? इमेजिन कर पा रहे हो कि गोडाउन में दो तरह का माल दिख रहा है, एक 6,900 गंदा वाला और एक 75,000 ढंग के वाला सामान। क्लियर है या नहीं है? चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि कल जो मैं सवाल करवाने वाला हूं इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बहुत नहीं, इस वाली बुक में नहीं है क्या वो क्वेश्चन? इस वाले चैप्टर में नहीं है। जब दूसरी बुक पढ़ेंगे ना, इंश्योरेंस क्लेम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, तो उसमें इससे भी एक और अगला लेवल आएगा, मतलब वो और भारी होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। चलो आओ करते हैं। देखिए बेटा, तो उन्होंने बोला 6,900 के बाद अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वाज सोल्ड इन मार्च 2020। बेटा मार्च 2020 कब आएगी सर? इस दौरान 1 जनवरी 20 के बाद और 15 जून से पहले, यानी कि यहां जब माल बेचा होगा इस बेची हुई सेल में थोड़ा सा पुअर भी बिका होगा, क्योंकि कह रहे हैं अ पोर्शन, पोर्शन का मतलब ये पूरा माल नहीं बेचा 6,900 वाला, इसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा बेचा है। यानी ये जो सेल है बेटा इसमें कुछ पुअर भी बिका होगा और कुछ नॉर्मल भी बिका होगा, हाँ या ना। 1 मार्च, मार्च का मतलब तो यही हुआ ना, इस साल की बात चल रही है। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है वो सुनना दोबारा से। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वाज सोल्ड इन मार्च एट अ लॉस ऑफ 250 रुपए इन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। यानी कि इस दिन हमने एक माल बेचा जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 3450 रुपए, और कितने रुपए के लॉस पे बेचा? 250 के लॉस पे बेच दिया। तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा बेटा? 3,200 रुपए में बेचा होगा, हाँ या ना। ये नजर आ रहा है या साफ सुथरा अलग से बनाऊं मैं? ये बात आ रहा है? चलो मैं एक बार फिर बताऊं कि सर जब 1 मार्च को माल बेचा होगा तो हमने 250 रुपए के नुकसान पे बेचा, और जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 3450। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं 3450 वाला सामान 250 रुपए के नुकसान पे बेचूं तो कितने रुपए में बेचूंगा? 3200। यानी मेरी जो सेल वैल्यू है वो कितनी है? 3200। यानी ये जो 2,31,200 है उसमें से पुअर वाले की सेल वैल्यू कितनी है? 3200, हाँ या ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पुअर वाले की सेल वैल्यू कितनी है? 3200। इसका मतलब नॉर्मल वाले की सेल वैल्यू कितनी हो गई सर? 2,31,200 का टोटल सेल करी थी, जिसमें से 3,200 बेकार वाली थी। तो सही वाली जो सेल, सही वाला जो माल बेचा होगा वो कितने रुपए का माल रहा होगा? 2,28,000 रुपए का, हाँ या ना। बस इतना ही है सवाल में, और नहीं है। अगर आपको ये पुअर को अलग हटाना आ गया, बस आप ये मान के चलो कि आपका गोडाउन। अब एक बार सवाल की लैंग्वेज को छोड़ो, घर पे जाके दोबारा जरूर पढ़ना है सवाल को, उसकी लैंग्वेज समझनी है, फिर उसका मीनिंग समझना है लाइन बनाने का। मैं आपको एक नॉर्मल सिचुएशन देता हूं कि ये आपकी दुकान है, आप ये समझो। आपकी दुकान में सबसे पहले आपने क्या किया कि सर जब इस दिन क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे थे तो आपने कहा यार ये माल इतने में बिकेगा नहीं, इसके 2300 रुपए कम कर। तो अगर आपने कम किए हुए थे तो आज मुझे क्या करने पड़ेंगे?
बढ़ाने पड़ेंगे। यानी टोटल उस दिन अगर पूछा जाए कि आपकी दुकान में रियल में माल कितने का था, तो आप क्या कहोगे, सर 81,900 रुपए का टोटल माल था। फिर किसी ने बोला कि जो 81,900 का था उसमें से पुअर वाला जो था उसकी कॉस्ट थी कितनी, जो पुअर वाला था, तो आपने कहा सर वो 6,900 रुपए का माल था। तो मैंने कहा अच्छा उस दिन आपके गोडाउन में दो तरह का माल पड़ा था, यानी कि पुअर और एक नॉर्मल। पुअर वाला माल पड़ा था 6,900 का, इसका मतलब नॉर्मल वाला माल कितने का होगा, 75,000 का। बताओ यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? 2-3 बार बता दी ये बात तो 3-4 बार। अब सेल वाली बात करते हैं। कह रहे ऑन 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020 डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो इस पीरियड की डेट है। कौन से पीरियड की डेट है, 1 जनवरी 20 से यहां तक की, यानी इस वाली सेल में से कुछ बता रहा है वो। कह रहे इस दिन हमने पुअर का एक पोर्शन बेचा, यानी पूरा पुअर नहीं बेचा, पुअर में से थोड़ा सा सामान बेचा 250 रुपए के नुकसान पे, जिसकी कॉस्ट थी 3450। यार बचपन से ये बात जानते हैं कि अगर 3450 की कॉस्ट है और 250 रुपए के नुकसान पे बेच रहा हूं, यानी कितने में बेचा होगा वो, 3,200 में। यानी जब मैंने पुअर वाले का बिल बनाया होगा तो कितने रुपए की सेल वैल्यू का बिल बनाया होगा, 3,200 का। मैंने पूरे साल में, यानी कि ये जितना भी पीरियड था, इस पूरे पीरियड में इतने रुपए का टोटल माल बेचा। तो टोटल में से मेरी पुअर की सेल अगर अलग कर दूं तो जो नॉर्मल माल बेचा मैंने वो कितने रुपए का बेचा होगा, 2,28,000 का। बताओ ये बात समझ में आई कि 3,200 अगर कम कर दूं तो नॉर्मल 2,28 है। यहां पे भी पुअर अलग कर दिया तो जो बचा वो नॉर्मल है। ये बात समझ में आ रही है? इस डिजाइन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अब सवाल में कुछ नहीं बचेगा। जब मैं सवाल करवाऊंगा वो बड़ा आसान लगेगा। बस मुद्दा यह है कि सवाल समझाना था मुझे। सवाल अगर समझ गए तो आंसर तो समझा दूंगा। बताओ सवाल आया क्या समझ में? पक्का? देखो ये बनाने के बाद हमारा सवाल कितना इजी हो जाता है, केवल इसको देख देख के डालना है। पहले बताओ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा या ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा? नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, है ना? चलो बनाओ। देखो बेटा कितना आसान सा सवाल है। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम लोग, बड़ा बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहां लिख, अच्छा ये कब से कब तक का बन रहा है सर? 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक का बनेगा। तो यहां टू ओपनिंग स्टॉक जब लिखूंगा, इस वाले में तो कोई गड़बड़ थी नहीं। टू परचेज लिखूंगा, परचेज में तो गड़बड़ होती ही नहीं है, 3,98,000, हाँ या ना? सेल लिखूंगा, सेल 4,87,000। और जब क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 79,600 का लिखूंगा या 81,900 का? मुझे सही वाली वैल्यू लिखनी होती है। सही वैल्यू कौन सी है? 81,900, हाँ या ना? हाँ, आप चाहो तो अंदर ऐसा बोल सकते हो कि इसमें से पुअर कितना है और नॉर्मल कितना है। अंदर चाहो तो लिख सकते हो कि पुअर 6,900 का है और नॉर्मल 75,000 का है, यानी कि 81,900 है। क्लियर है बेटा? टोटल लगा दो, 900, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 1 और 4 5, 5,68,900। यहां भी लिखा 5,68,900, 5 और 4 9, 3 और 8 11 और 7 18, 1 और 7 8 और 1 और 7 8 और 9 17 और 9 26, 2 और 3 5। ये आ रहा है क्या आंसर? चेक कर लो। टू ग्रॉस प्रॉफिट चेक कर लो बुक में एक बार। बताओ पहले ये समझ में आया नहीं आया? आसान था ना? लेकिन ये बनाने के लिए पुअर की वैल्यू पता होनी चाहिए और नॉर्मल की वैल्यू पता होनी चाहिए, दोनों चीजें पता है। चलो ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? सीधा मेमोरेंडम बना दूं या जीपी रेशो निकालूं? पहले जीपी रेशो निकालेंगे। तो अगर हम बोले जीपी रेशो कितना, तो आप कहोगे सर जीपी रेशो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यानी कि हेल्प करोगे मेरी, 97,400 डिवाइड बाय 4,87,000, 20% आ रहा होगा, है ना, इनटू 100 ऑब्वियसली। बताओ कोई डाउट किसी को? नहीं होगा इसमें? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब जरा यहां ध्यान से देखना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अगले साल में सेल 2 तरह की करी है, तो अगला साल जब शुरू होगा ना, ये बना रहे हैं 1 जनवरी 2020 से 15 जून 2020 तक का, है ना। तो यहां पे हम लोग है ना अमाउंट के 3, बुक वालों ने 3 बनाए होंगे शायद, है ना। हम 2 कॉलम बनाएंगे, या 3 बनाने हो तो 3 बना लेना, 2 कॉलम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कौन कौन से बेटा? पुअर का और नॉर्मल का, ठीक है। तो 2 तरह के, पुअर को एबनॉर्मल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। पुअर को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल, यानी कि असाधारण। जो साधारण ना हो वो असाधारण, है ना बेटा। बताओ ये बात समझ में आ गई कि बनाना क्या है? चलो अब बहुत आसान है। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक सर पिछली रात को जो क्लोजिंग स्टॉक था वही ओपनिंग है, लेकिन क्योंकि अब हमने कॉलम अलग अलग बनाए हुए हैं तो अलग अलग लिख दे तो अच्छा लगेगा। यानी कि पुअर कितने रुपए का था? 6,900 का, और नॉर्मल
दूसरा आइटम था परचेज। सर परचेज 1,62,000 की करी थी, ऑब्वियसली गंदा माल तो खरीदा नहीं होगा, सारा कैसा खरीदा होगा, अच्छा माल खरीदा होगा, हाँ या ना, ठीक है। सेल, सर सेल हम ऑलरेडी बांट चुके हैं उसको, सेल्स कितने की, 3200 रुपए की तो पुअर वाली और 2,28,000 रुपए की अच्छी वाली, हाँ या ना। बस अब एक बात करो, ये 250 रुपए का पुअर पे लॉस हुआ था या प्रॉफिट, लॉस। बेटा यहां आता है ग्रॉस प्रॉफिट, जबकि अगर ग्रॉस लॉस हो तो वो कहां आएगा, यहां पे आएगा, हाँ या ना। पुअर वाले पे प्रॉफिट हुआ था या लॉस, बोलो लॉस, कितने रुपए का, 250 रुपए का, यानी ये तो बात फिक्स थी कि इस पे तो 250 का लॉस है, गिवन था ये, हाँ या ना, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट यानी पुअर वाले पे तो लॉस है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करूंगा, नॉर्मल वाले पे, परसेंटेज कितनी थी 20%, यानी कि इस पे कितना आ जाएगा बेटा, कितना 2 लाख, बिल्कुल सही, 2,28,000 का 20%, और नॉर्मल वाले में लिखोगे, बोलो 2 8 16, 2 4 1 5, 4 5 6, 45,600। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, सर क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकलती है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलती है, बैलेंसिंग फिगर, बिल्कुल वैसे ही निकालो जैसे नॉर्मली निकाल रहे थे। देखो 6,900 यहां लिखा, 6,900 यहां लिखा, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,450। यहां का टोटल करो, 600, 5 और 2 7 और 5 12, 1 और 4 5 और 6 11 और 7 18, 1 और 1 2, 2,82,600। यहां पे भी लिखा 2,82,600, यहां आ गया 600, 8 और 4 12, 1 और 2 3 और 5 8, 54,600। बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर निकाला जैसे करना था, और आंसर मैच कर लो, आ गया होगा। इसके आगे सॉल्व करें या नहीं करें, सर नहीं करना, क्यों, क्योंकि सवाल में कोई स्टॉक सेव था नहीं, तो जो भी जला है पक्का सर यही दोनों जले हैं, यानी कि इन दोनों की वैल्यू टोटल कर दो, यही माल जला होगा। अगर लॉस बाय फायर पूछा है कितना है, तो केवल 54,600 थोड़ी लिखोगे, कितना लिखोगे, इन दोनों का टोटल, कि सर उस दिन ये माल बचा हुआ था। देख लो बेटा, आंसर करने में शायद मैंने आधा समय भी नहीं लगाया जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ाने में लगाया। आंसर तो ये है ना, आंसर करने में आधा समय भी नहीं लिखा। क्या बेटा सेफ था क्या, अच्छा मैंने इग्नोर कर दिया, सॉरी, कहां पे था, हाँ लास्ट लाइन में थी, तो एक और स्टेप लगा देते हैं। मैं आपको स्टेप नंबर लिख देता हूं, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो पहले लिख देता हूं, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, कितने का स्टॉक था, 3,450 प्लस 54,600, तो 54 और 3 57, 58,050 का माल था, माइनस स्टॉक सेव्ड, कितना बेटा 5,800, तो ये हो गया 50, 8 और 2 10, 1 और 5 6 और 2 8, 52,250 आंसर आ रहा होगा, लॉस्ट बाय फायर। तो ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप, ये भी जरूरी था, अगर वो सवाल में था तो ये जरूरी था, ठीक है, आ रहा है समझ। तो देख लो बेटा, क्वेश्चन समझने में ज्यादा समय लगता है, आंसर करने में नहीं लगेगा। बस आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये जो मैंने 2 टुकड़े किए हैं ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आप कहो तो फ्रेश बड़ा बना दूं अगर आप चाहो तो। आ रहा है ना समझ में, पक्का। तो ये था बेटा सवाल इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में। इससे भी एक और बड़ा भाई आएगा, उसमें पिछले वाले में भी 2 लाइनें बन जाएंगी, इसमें 2 बने हैं ना अमाउंट की कॉलम, उसमें वो इससे भी पुराने 3 साल पुरानी बात बोलेगा, कहेगा कि उस समय एबनॉर्मल माल था, उसमें से इतना बेच दिया, फिर अगले साल इतना बेच दिया, बस वो हाईएस्ट लेवल होता है। बाकी ये सवाल 20 नंबर का है और पेपर में आ भी चुका है, ऐसा नहीं कि आया नहीं है, ये 20 मार्क्स का आ भी चुका है बीकॉम फर्स्ट ईयर में। एज इट इज वैल्यू भी यही बेटा, मैं तो आपको इतना तो बता दूं, लाइव क्लास के अंदर बता दूं, आरबीडी के एग्जांपल एज इट इज उठ के आते हैं, आप सीनियर से पूछ सकते हो, एग्जांपल वही के वही, वैल्यू की वैल्यू उठ के आ जाती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को, क्लियर है, ये हो गया आप लोगों का। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।